निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर तो ये 2 साल का बकाया बोनस वर्तमान सरकार ने भुगतान किया है, क्योंकि कई निर्णय जो है यह है। और अभी मैंने मुख्यमंत्री साहब से आधा घंटा बात की और विष्णुदेव साय जो मोदी सरकार में 2014 से 19 तक मंत्री थे और मैं भी मतलब उसी मंत्रिमंडल में एमओएस में था, बोले कि उनके साथ मेरी अच्छी पहचान है और आज उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं इधर आया हूँ। मैं विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने पूरी सीटों पर मतलब 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया था और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया। आज उनके आवास में उनका अभिनंदन मैंने किया, उन्होंने भी मेरा तो स्वागत में किया और हमने एक मांग किया है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बिरसा मुंडा जी का एक बड़ा मेमोरियल जो है ये यहाँ रायपुर में होना चाहिए और एक 2-3 एकड़ जमीन लेकर मतलब दोनों पार्क बहुत बड़े करने के बारे में भी हमने सुझाव दिया है और वो उसका जरूर अपने विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और दूसरा SC/ST का जो बैकलॉग है वो पूरा करने के बारे में और 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक सेक्शन को मिला है वो भी बैकलॉग जो है और OBC का बैकलॉग है, ये पूरा करने के बारे में भी जरूर हम निर्णय लेंगे चुनाव के बाद, ऐसा उन्होंने आश्वासन दे दिया है। और उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बार आदिवासी समाज को एक राज्य का मतलब झारखंड में तो आदिवासी ही पूरे है, वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी होता ही है। दूसरे किसी राज्यों में अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन यहाँ विष्णुदेव साय को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर एक आदिवासी समाज का, ट्राइबल समाज का बहुत बड़ा सम्मान किया है। इसलिए मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में OBC मुख्यमंत्री बनाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बना है, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी जातियों को सत्ता का मौका मिलना चाहिए और ये बीजेपी का मिशन है और बीजेपी कोई मोदी सरकार कोई संविधान बदलेगी नहीं। ये कांग्रेस वाले, इंडिया आघाड़ी वाले रोज बातें करते रहते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, लेकिन संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। ये मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागपुर के सभा में बोला है कि हम तो संविधान मजबूत कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझको बड़ा आदर है। वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये संविधान बदलने का विषय ही नहीं है। लेकिन दलितों में, मुस्लिमों में गुमराह करने के लिए इसी तरह की बातें की जाती है। इस बातों का हम कड़ा विरोध करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है देश को, ये संविधान मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये संविधान बदलने का विषय बिल्कुल नहीं है। आपके सवाल आमंत्रित हैं, एक प्रश्न है कि हाँ बोलो। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, 4 सीटें के अनुसार आ जा रही है, तो अठावले जी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक भविष्य पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? किसका भविष्य? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी आपके जैसे जो स्टेट की पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जब कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस के भाजपा के पास 400 सीटें आ जा रही है, तो क्षेत्रीय पार्टी है रामदास अठावले की जो छोटी पार्टी है, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मेरा भविष्य ये होगा कि मैं भविष्य में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं 8 साल से मैं हूँ और ये प्रचार किया जाता है कि भाई बीजेपी वाली छोटी पार्टियों को मतलब खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी देश भर में बढ़ रही है और बीजेपी के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बोलते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बोलते हैं। 2014 में 282 सीटें मिली थी, अभी 303 सीटें में मिली है 19 में,
अभी 370 सीट का अनुमान है। तो मतलब बीजेपी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर मोदी जी आगे चल रहे हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। कभी भी बीजेपी वाला बीजेपी की सरकार नहीं बोलता है, सरकार एनडीए की है, बीजेपी के नेतृत्व में है एनडीए, लेकिन सरकार एनडीए की है। इसलिए हमारे सभी जो छोटे छोटे दल है इनका भविष्य बहुत अच्छा है और मोदी जी का भविष्य अच्छा है तो हमारा अच्छा क्यों नहीं रहेगा, हमारा भी अच्छा भविष्य रहेगा। मोदी सरकार में आप 400 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या लगता है आपके नेता पाक साफ हैं, खाली विपक्ष पर ही क्यों पड़ रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? विपक्ष पर ही क्यों ईडी की कार्रवाई होती है? विपक्ष में अपोजिशन। अच्छा, नहीं, विपक्ष पर ईडी कार्रवाई इसलिए होती है कि भाई ईडी विपक्ष वाले ठीक काम नहीं करते हैं, कमाई करते हैं लेकिन वो ठीक कमाई नहीं करते हैं, रिकॉर्ड ठीक नहीं रखते हैं। और रिकॉर्ड अगर ठीक रखते हैं और समझो ईडी ने अरेस्ट किया है, ईडी ने गलती की होगी तो कोर्ट उनको क्यों नहीं मतलब उनको दरार दे रहा है, क्योंकि ईडी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के साथ उनको अरेस्ट किया है। तो वो बात आपको आपके वकील के माध्यम से रखने का अधिकार है, लेकिन वहां कोई राहत मिलती नहीं, इसका मतलब उन्होंने घोटाला किया है। और जो उसमें आता है या विपक्ष दल या ऐसा कुछ नहीं होता, ईडी के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता नहीं कौन सी पार्टी का है। उनके पास रिकॉर्ड आ गया कि उसको वो चर्चा के लिए बुलाते हैं और उनको लगा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए तो उनको अरेस्ट करते हैं, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही लोगों के आरोप लगते हो, घोटाले ये सब खर्च क्यों जाते हो, तो बात क्यों नहीं होती? वॉशिंग मशीन, ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है भारत? क्या बीजेपी ज्वाइन करते ही, अपोजिशन के लोग बीजेपी ज्वाइन करते ही ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो सब ऑफ जो जाता है? ये प्रश्न नहीं, वॉशिंग हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास फिशिंग मशीन है। फिशिंग मशीन मतलब मोदी जी का फेस देखकर, मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है इसीलिए मतलब लोग हमारे पास आ रहे हैं। और रोज कोई ना कोई तो कांग्रेस वाला उधर मतलब पूरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और इतनी कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ेगी कि खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेगी, ऐसी भी वक्त भविष्य में आ सकता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, अभी उसका वॉशिंग मशीन का विषय नहीं है। नहीं, अगर यहाँ पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की लात सारे तुमको सत्ता मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश करे। वह प्रधानमंत्री के दावेदार हर पार्टी में, ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है, बाकी के लोग भी मतलब हर एक पार्टी के लोग तैयार। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है, लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, बाहर कब आएगी मालूम नहीं है। तो मतलब वो दारू घोटाले के केस में अंदर रह गए, तो हमें कोई मुख्यमंत्रियों को अंदर डालने का हमारा विषय नहीं है, ये विषय ईडी का विषय है। इसलिए मतलब 10 सालों में जो काम हुए उसके लिए हम जनता के सामने मतलब हम आ रहे हैं। और आज मैं यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में आया हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी 11 सीटों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है, और इस वक्त लास्ट टाइम तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी की थी, अभी 11 सीटें चुनकर लाने का संकल्प हमारा है। महाराष्ट्र में हमारी 42 सीटें भी पहले, अभी 48 सीटें लाने का हमारा संकल्प है। हमारी जो महायुति है वहाँ तो उस महायुति के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, तो वहाँ 48 में से 48 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और देश भर में मोदी जी का है नारा करना है हमें। मोदी जी का नारा है
400 सीट करना है पार, 400 सीट हमें करना है पार, और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गांव गांव की जाग रही है नार, गांव गांव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 400 पार सीटें करने का हमारा संकल्प है। अभी हमारी 303 सीटें बीजेपी की है और एनडीए की 351 सीटें है। तो 400 सीटें अभी जितना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 50 सीटें, यहाँ 2 सीट बढ़ेगी। साउथ इंडिया में भी बीजेपी की अच्छी सीटें आंध्रा में आएगी। कर्नाटक में 26 में से 20-22 सीट आने की संभावना है। तेलंगाना में 4 सीटें, उसमें और भी 3-4 सीटें बढ़ने की संभावना है। आंध्रा में सीट हमारी आएगी, अभी एक भी नहीं आंध्रा में। तमिलनाडु में अभी एक भी सीट नहीं है, वहां भी कुछ 7-8-10 सीटें चुनकर आ सकती है। पांडिचेरी की सीट भी वहां बीजेपी जीत सकते हैं। मैं पांडिचेरी जाकर आया हूं, मैं कन्याकुमारी जाकर आया हूं, मैं चेन्नई जाकर आया हूं, मैं त्रिवेंद्रम जाकर आया हूं। तो वहां पे मतलब केरला में भी अच्छा वातावरण है। तो साउथ इंडिया में भी हमारी सीटें बढ़ेगी और इस वक्त तक ये घोषणा हमारी है 400 पार। और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। तो 500 पार का नारा जब हमें और भी 5 साल काम करेगी, हमारी इकोनॉमी 5 नंबर पर अभी है, हम 3 नंबर पर आएगी। बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएगी। तो ये मौका जनता के हाथ में होता है। जनता हमारे साथ है, जितनी गालियां दी ना उतनी गालियां दे दो। मोदी जी गालियां खाने के लिए मशहूर है, मतलब वो आप गालियां इतनी दे रहे हैं। मोदी जी नीच है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसी तरह की जो बयानबाजी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एक जो यहाँ के यहाँ के एक कवासी है, कवासी बोलते हैं कि यहाँ कहा गए कवासी नहीं बस्तर से, बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी, मतलब हम तो प्रवासी है। और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा? मतलब मोदी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है। हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन कांग्रेस वाला जल्दी हारेगा। और मोदी जी से इंडिया आघाड़ी वाला डरेगा। और इसीलिए मतलब हमारा कहना है कि इतना है कि, और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ मतलब बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे निर्णय भी इधर हुए हैं। यहाँ एक 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। 70 लाख से ज्यादा 12,000 रुपया प्रति वर्ष विवाहिता माता बहनों को महतारी वंदन योजना की बात सरकार ने किया था। उसे प्रति माह 1,000 रुपए करके डायरेक्ट बैंक खाते में डालकर
10 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने की शुरुआत किया गया। अभी 3 अप्रैल को 655 करोड़ रुपया की महत्तारी वंदन योजना का दूसरा किस्त का भी भुगतान प्रदेश सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना सरकार का मूली गारंटी में था, उसे भी पूरा किया है। पीएससी घोटाला का जांच सीबीआई द्वारा करने की घोषणा सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदने की सरकार ने धोरण किया है। और ऐसा मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का जो काम है, ये काम पूरा किया है। 2 साल का जो बकाया बोनस 12 लाख किसानों का, उसे 3,718 करोड़ 25 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के निर्माण